गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अब आपका केमिस्ट्री में पहला लेसन शुरू कर रही हूँ। पहला लेसन है आपका रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। अब इसमें है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और यह परिवर्तन जो है वो स्थायी होता है और प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे कि कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, ये सब परिवर्तन ऐसे हैं कि अगर एक बार कागज़ जल गया है तो उसको हम दोबारा से कागज़ नहीं बना सकते हैं। दूध को अगर दही जमा दिया है तो उससे फिर से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो वो सभी परिवर्तन जिनको हम दोबारा पलट नहीं सकते हैं, वो परिवर्तन कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जब अगर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बोलेंगे तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम धातु को वायु में जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए कैल्शियम हो गया एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ हो गया वायु में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो कैल्शियम की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, ये अभिक्रिया कैसी हुई, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने में उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस निकलती है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में आप देखिए कैल्शियम जो है वो एस का मतलब है सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में है। इन दोनों ने जब आपस में क्रिया करी तो क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड अवस्था होती है, यानी ठोस रूप में पाया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के कुछ तरीके हैं कि ताप में परिवर्तन हो जाता है या गैस निकल रही होती है। तो रासायनिक समीकरण, अब आगे आ गया रासायनिक समीकरण कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया में देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन ये क्या है, आपके अभिकारक हैं, और जो तीर का निशान के बाद अगला जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ आगे देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए, अभिकारक पदार्थ हुए, और जो क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद पदार्थ। तो लेफ़्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, अभिकारक पदार्थ लिखते हैं, और राइट साइड में उत्पाद, यानी जो पदार्थ नया बनता है, दो पदार्थ आपस में क्रिया करके जो नया पदार्थ बनाते हैं वो किधर लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है, और उसको कहते हैं उत्पाद। अब आगे है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उसे संतुलित भी किया जाता है। तो संतुलित करने का मतलब है, जैसे कि हमने ये रिएक्शन को संतुलित रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस तरह लिखा जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है, अगर हम मैग्नीशियम को देखें Mg इधर भी एक है और इस तरफ भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन O यहाँ पे देखिए 2 है और राइट साइड में O केवल 1 है। इसके मतलब ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। इस समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। यानी जितना पदार्थ हमने इस तरफ लेफ़्ट साइड में लिया है क्रिया कराने के लिए, उतना ही पदार्थ राइट साइड में बनना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के। तो इसलिए इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो संतुलित समीकरण किस तरह करा जाता है इसके विषय में देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपने यह समीकरण हमने ले लिया कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरणों को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो हो गया आपका हिंदी में यानी शब्दों में लिख दिया गया, दूसरा हो गया उसी समीकरण को
उनके प्रतीकों के द्वारा लिखना, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण को प्रतीक के द्वारा लिखेंगे और फिर उसको हम संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक का होता है प्रतीक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4, बन गया जिंक सल्फेट तो ZnSO4, और हाइड्रोजन का होता है प्रतीक H2। अब इसको संतुलित करने के लिए हम कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम में तत्व, दूसरे में अभिकारक, तीसरे में उत्पाद। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो थे हमने तत्व पहले देख लिए, जिंक है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है सल्फ़र और चौथा तत्व है इसमें ऑक्सीजन। तत्वों के प्रतीक के बारे में 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अभिकारक, इनकी अब संख्या लिखेंगे, जितने तत्वों की संख्या। जिंक यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, इसके मतलब 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए H कितने हैं, 2 है। सल्फ़र कितना है यहाँ पे, 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 है। इसी तरह राइट हैंड साइड में जब उत्पाद है उसमें भी तत्वों को लिखेंगे। जिंक यहाँ पर भी 1 है, सल्फ़र यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फ़र यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो इस समीकरण में देखिए जितना हमारा अभिकारक है उतना ही उत्पाद है, यानी जिंक 1 लेफ़्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी, हाइड्रोजन भी राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में भी 2 है और राइट साइड में भी 2 है। सल्फ़र भी राइट साइड में 1 और लेफ़्ट साइड में भी 1 है, और ऑक्सीजन भी लेफ़्ट साइड में 4 और राइट साइड में भी 4 है। इसके मतलब ये वाला जो समीकरण दिया गया वो कैसा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण है। इसको आपने चेक कर लिया कि ये संतुलित है या नहीं, तो हमने देखिए इस तरह चेक कर लिया। मान लीजिए अब दूसरा समीकरण हम लेते हैं। इसमें देखिए आयरन की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो तत्व हमने लिख लिए, अभिकारक और उत्पाद। तत्व यहाँ पे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब इनकी संख्या हमने लिखी। आयरन यहाँ पे देखिए 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। राइट साइड में देखिए आयरन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है। अब हमें इन दोनों को संतुलित करना होगा, दोनों तरफ को। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ दोनों को संतुलित करके लिख दिया है। तो ये तो तत्व हो गया, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तत्व हमारा आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1 2 और 1, यहाँ पर है 3 2 और 4। अब इसमें देखिए पहले हम आयरन को संतुलित करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड में जितना है उतना है राइट साइड में, या राइट साइड में जितना है उतना ही लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड में देखिए 3 है और लेफ़्ट साइड में 1 है, तो इसके मतलब हम 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 हो जाएगा, लेफ़्ट साइड भी। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 3। तो दोनों तरफ आयरन अब कितना हो गया, 3 और 3 हो गया। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 2 है, इसके मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है, इसे हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है और राइट साइड में 4 है, तो इसके मतलब हम इसको 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। दोनों तरफ देखिए अब ये हो गया 3 3 4 4। अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट का मतलब है आप अगर इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो अंदर जो भी तत्व हैं उनके साथ उनका गुणा होगा। जैसे कि हमने यहाँ आयरन के बाहर ही देखिए इधर 3 था, लेफ़्ट साइड में 3 करा तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। हाइड्रोजन का भी देखिए हमने ऑक्सीजन कितना करा, 4 करा, इधर मल्टीप्लाई करा इसमें 1 में 4 से, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। इक्वेशन इस तरफ हो गई, Fe3O4 और ये H2, ये 4 हम बाद में लगाएंगे, पहले मैंने यहाँ लगा दिया है H2, ठीक है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं आयरन तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 हो गया। हाइड्रोजन देखिए इसका 4 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितने हो गए 8, और इस तरफ कितना है 2 है। ऑक्सीजन का 4 का गुणा ऑक्सीजन से हुआ तो 4 हो गए, इस तरफ भी 4 है। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पर 2 हो गए। तो इसके मतलब हम इस तरफ कितने से गुणा कर देंगे, 4 में 2 से गुणा, 2 में 4 से गुणा किया और 2 में 4 से गुणा किया, तो दोनों तरफ 8 आ गया। इधर तो 8 है, इस तरफ भी अब हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2 को, तो 4 दूनी
8 हो गया। तो इस तरह ये बैलेंस समीकरण हो गया। तो बैलेंस समीकरण करने का ये तरीका है। और समीकरणों में हम उनकी अवस्थाएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सॉलिड का S, गैस का G और लिक्विड का L। और जलीय विलयन के लिए हम लिखते हैं AQ। एक जलीय विलयन होता है कि किसी पदार्थ को जल में घोलकर जब विलयन बनाया जाता है तो वो कहलाता है जलीय विलयन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है AQ लिखा हुआ। तो वो AQ। अब अगर हमें इसमें लिखना हो इनकी अवस्था, तो आयरन की अवस्था है सॉलिड, ठोस हो गई। जल होता है लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, L हो गया। जो बना उत्पाद वो है सॉलिड, आयरन ऑक्साइड। और आपका गैस हाइड्रोजन जो है वो गैस अवस्था में, तो इसकी अवस्था हमने G लिख दी। तो इस तरह हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण के लाभ क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इससे हमें इस समीकरण से ज्ञात होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ और प्रतिक्रिया स्वरूप बने उत्पाद पदार्थों का भी ज्ञान होता है। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को देख कर के हम ये पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी जाती हैं, जिससे हम उस समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि इस समीकरण से हमें क्या क्या पता लग रहा है। जैसे कि अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसके लिए देखिए तीर का चिन्ह इस तरह, आधा तीर इधर को, आधा तीर लेफ़्ट को और आधा तीर राइट को। वैसे हम अभिक्रिया में तीर लगाते हैं तो एक ही तीर एक तरफ बढ़ रही है, यानी ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रही है, ये हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। लेकिन इस उत्क्रमणीय चिन्ह का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया को हम पलट सकते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसी को उल्टा कर दें कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इसलिए ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना लिख के ये साइन लगा दिया है, तो इससे पता लगता है कि ये वाली अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरा है कि यदि अभिक्रिया केवल गर्म करने पर हो रही हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे नहीं, एक साइन बना दिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गर्म करने के लिए या तो हम ऊष्मा शब्द का प्रयोग करें या फिर एक ट्रायंगल बना दिया जाता है इस तीर के ऊपर। तो इससे क्या पता लगता है कि ये अभिक्रिया कब हो रही है, ठंडी अवस्था में नहीं होगी, इसको हमें गर्म करना ही पड़ेगा, तभी ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी। तीसरा है कि यदि अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी अभिक्रिया हुई उसमें -ΔH लगा दिया। और यदि ऊष्मा निकलती है तो हम क्या लगाते हैं, +ΔH। तो यहाँ पर अगर किसी भी अभिक्रिया में इस तरह लिखा हो, जैसे अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया हुई, अमोनिया नाइट्रेट ऑक्साइड बना और जल बना और ऊष्मा देखिए यहाँ पर निकल रही है, तो हमने क्या लगाया, +ΔH। और तीसरे कार्बन और सल्फ़र आपस में गया, कार्बन सल्फाइड बना और माइनस का साइन लगा के ΔH लिखा गया। इसके मतलब ये क्या कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है। प्लस का साइन क्या बताता है, ऊष्मा निकल रही है। तो इस अभिक्रिया में अगर किसी अभिक्रिया में इस तरह लिखा हो तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो ऊष्मा अवशोषित कर रही है या ऊष्मा दे रही है। चौथा है कि यदि अभिक्रिया में अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अभिक्रिया लिखी गई उसमें तीर का निशान बनाएंगे। अगर तीर का निशान नीचे की तरफ हो रहा है तो इसके मतलब ये वाला जो पदार्थ है वो अवक्षेपण यानी ठोस के रूप में नीचे बैठ गया। जब ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो नीचे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बैठ जाएगा तले में। अवक्षेपण का मतलब ये होता है। और अगर यही तीर का निशान इस अभिक्रिया में, जैसे कि ये वाली अभिक्रिया थी, ऊपर की तरफ हो, तो ये क्या बताएगा कि ये वाला तत्व जो है, पदार्थ जो है वो कैसी अवस्था में, गैस की अवस्था में है। ऊपर की ओर यानी गैस ऊपर की ओर उठती है और ठोस नीचे की ओर बैठता है। तो इससे पता लगता है कि ये ठोस है और ये अवक्षेपित हुआ और गैस है। तो ऊपर की ओर तीर का निशान है, इसके मतलब वो
ऊपर की ओर उठेगी, यानी गैस अवस्था में है। तो किसी रासायनिक समीकरण में ये चिन्ह लगे हों, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि उस रासायनिक समीकरण में क्या कहा जा रहा है। अगर उसको लिखा ना भी जाए हिंदी में, हम केवल इन प्रतीकों से उस समीकरण के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर में पहला भाग है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों को संतुलित करना। संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी मैंने आपको बताया, और किस तरह इसको संतुलित किया जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको संतुलित करना है और संतुलित करने के बाद इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चंस आप करिएगा, समीकरण संतुलित करिएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। तो इतना आज के पीरियड में आपका एक पार्ट मैं करा रही हूँ। कल पढ़ाऊँगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इतना आप